गुड इवनिंग दोस्तों। 7 बज चुके हैं। बाल अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? आज इन लोगों ने मेरा नए तरीके का बाल का थोड़ा सा किया, इसी वजह से टाइम लग गया। पार्लर गए थे। खैर, आज जिस विषय पे बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और मैं चाहता हूँ इस विषय को थोड़ा समझो। वो विषय ये है कि हम सब इस बात से भली भांति परिचित हो चुके हैं कि जो था वो कोई भी बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, कम से कम महामारी तो नहीं थी। और महामारी के नाम पे हमको जिस तरीके से डराया गया, जिस तरीके से हमारे साथ हमें गुलामी की आदतों में जीना सिखाया गया, वो आते हम सबको पता है और मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि वो किस दिशा में जा रही, और ये भी बता चुका हूँ कई बार कि इस दिशा में जो जा रही है वो कौन लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा सा उसमें डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे लगा कि वक्त आ गया कहने का, तो मैं कहने के लिए आया। कोई भी विचार, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र, इवन कि कोई भी आतंकवादी संगठन, कोई भी बुरा इंसान और कोई भी अच्छा इंसान ऐसा नहीं होता जिसके विपरीत में कुछ और शक्तियां काम न करती। ऐसा ही ये जो साजिश करता है इनके संबंध में भी है। हमेशा सा नेचर का एक खूबी रही है, नेचर बैलेंस करता है। कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो फिर दूसरी चीज़ को मौका देता है उठने का, तो नेचर बैलेंस करता है। जैसे कि पृथ्वी ऊपर से ठंडी है लेकिन अंदर आग का गोला है, ये बैलेंसिंग है। गर्मी बहुत आती है तो फिर बरसात भी आती है, ये बैलेंसिंग है। एक आदमी की जिंदगी में दुख आते हैं तो सुख आते हैं, ये बैलेंसिंग है। और इवन कि सुख होते हैं तो दुख भी आते हैं, ये भी बैलेंसिंग है। तो ये सारी चीजें बैलेंसिंग हैं। लेकिन अगर इस संबंध में बैलेंसिंग पे जब जब काम का वक्त होता है, अगर हम ये माने कि सब चीज बैलेंसिंग है, हमारा कोई रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम नेचर का पहिया रोक देंगे। कृष्ण ने गीता में एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कही थी कि मुझे किसी भी प्रकार के कर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि इंसान होने के नाते जो भी मुझे सही लगता है उसको करने का मेरा अधिकार है और वो मुझे करना चाहिए। यदि मैं रुक जाऊंगा तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ, जो विरोध करते हैं उनको भी पूर्ण अधिकार है, जो समर्थन करते हैं उनको भी पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जब जब कभी एक ही दिशा में बहुत तेजी से काम होता है, दूसरी दिशा में लोग शांत हो जाते हैं, तब तक सृष्टि का बैलेंस बिगड़ता है। तो इसी के तहत बात यह है कि के जो साजिश करता है, कुछ लोग इनके खिलाफ भी हैं कि कैसे इन्हें तोड़ा जाए। वो खिलाफ जो हैं वो लोग सामने नहीं आते, लेकिन समय समय पे कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने आवाजें उठाई हैं और इनकी स्पीड को हल्का किया है। वो जो लोग अचानक ऐसी चीजें करते हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कोई मानव हृदय रखते हैं। कुछ ना कुछ उनके हृदय में परिवर्तन होता है और जिसकी वजह से वो अचानक इनकी ही जो गाड़ी है उसको ब्रेक लगाने का काम करने लगते हैं। ऐसा ही इस समय भी हो रहा है। पहले भी बहुत बार हुआ है, तब शायद मैं नहीं था, या तब शायद इंटरनेट नहीं था, या तब शायद किसी ने नहीं कहा हो, मैं ज़्यादा इस संबंध में नहीं जानता। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि इनके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई और हमेशा ही इन्होंने एक खास तरीके की साजिश के तहत उनको दबाया। क्योंकि ये लोग शातिर हैं, अधिकतर इतने ज़्यादा शातिर हैं कि ये बहुत प्लान करके चलते हैं कि हमें कोई आदमी अगर धोखा देगा तो हम किस तरीके से उसको तबाह करेंगे। इनमें ही बहुत समय पहले की बात है कि जब इनको एक धोखा दिया था हिटलर ने इनके खिलाफ काम शुरू कर दिया था, अपने तरीके से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, इन सब का विरोध। तो इन्होंने हिटलर को पूरी दुनिया में टेररिस्ट घोषित कर दिया, एक तरीके का आतंकवादी है। हिटलर नाम ही अपने आप में आतंकवाद का पर्यायवाची हो गया। तो हिटलर को इस तरीके से इन्होंने घोषित कर दिया और बाद में पूरी दुनिया ने उसे घेर के खत्म करने का काम किया।
फिर ऐसे जब जब इन्होंने कुछ चीज़ें की और लोग आए, जिनमें करंट का मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले तो ये लोग प्लान करते हैं। आपको शायद मनमोहन सिंह के बारे में कुछ बातें हैं जो नहीं पता, वो आज बता रहा हूं। मनमोहन सिंह विश्व बैंक में काम करते थे, विश्व बैंक में काम करते थे, और आप सब जानते हैं कि राजनीति में वो ऐसे सक्रिय नहीं रहे कि बहुत चुनाव लड़ना और जीतना, ये सब उनके काम नहीं रहे। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि सोनिया गांधी ने अपनी गद्दी छोड़ी मनमोहन सिंह को बैठालने के लिए। निश्चित ही ये लोग सीधा सीधा किसी व्यक्ति को जिसे काम कराना होता है उसे सीधा नहीं बैठालते, उसे किसी के मार्फत बैठालते हैं कि जरूरत पड़ने पे उस पर दबाव बनाया जा सके। तो मनमोहन सिंह को इन्होंने बाया बैठाला, किसी के माध्यम से बैठाला, और कोशिश ये थी कि इनका काम वो करते रहें। उन्होंने कुछ साल तक इनके काम किए भी, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि आखिरी के 4-5 सालों में मनमोहन सिंह का कुछ हृदय परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन के तहत मनमोहन सिंह ने कुछ काम देश के हित के लिए करना शुरू किए, उनके हित में ना करके। और जब ऐसा हुआ तो आप सबको ये भी पता है कि सोनिया गांधी ने और सब लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया। उसकी बहुत अच्छी फिल्म भी बन चुकी है, और भी कई चीज़ें हैं कि मनमोहन सिंह पे प्रेशर बनाया जाने लगा। लेकिन स्थिति ये हो गई थी कि 10 साल जो रहा हो उसको हटाना इतना आसान नहीं था, वरना कांग्रेस खुद ही लपेटे में आ जाती। तो फिर एक घटना घटी कि मनमोहन सिंह ने आखिरी के 2-3 साल जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने 200 टन सोना खरीदा देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। 200 टन जो सोना खरीदा, इसकी शायद आप लोगों को खबर ना हो, ये बात मीडिया ने नहीं दिखाई, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया भी उन्हीं के इशारों पे चलता है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो फंडिंग भी करते हैं अपने तरीके से, और बहुत सी न्यूज़ों को इधर उधर करते हैं, साथ साथ उनके खुद के भी कई चैनल्स हैं। तो मीडिया का सदा से उन्होंने उपयोग किया इंसानों को गुलाम बनाने में सहयोग करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में मनमोहन सिंह जब आखिरी के 2 साल तक बहुत सोना खरीदने लगे, तो एक रिपोर्ट है, आप सब नेट पे सर्च मार के देख सकते हैं, या फिर मुझे ही किसी से कहना पड़ेगा भाई वो न्यूज़ निकालो और दिखाऊं। तो मनमोहन सिंह ने जब ये किया तो विश्व बैंक की तरफ से उनको ये पूछा गया कि आप किस वजह से सोना खरीद रहे हो, आपके ऊपर हमारा लोन है, सब है, आप सोना खरीद रहे हो, इस तरीके का एक चिट्ठी भेजी गई। उस चिट्ठी का जवाब चिदम्बरम ने ये कह के दिया कि हमारे देश में इस तरीके के त्यौहार पड़ते हैं जिसमें सोने की खरीदारी होती है, तो इस वजह से हमने सोना खरीदा। वो एक बहानेबाजी थी। लेकिन जब ये बहानेबाजी उन्हें समझ में आ गई कि ये काम तो हमारा कर नहीं रहा और हमारे खिलाफ ही अब शुरू कर दिया है, तो उस कंडीशन में अचानक, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं रेप होते रहते हैं, हत्याएं होती रहती हैं, बहुत सी चीज़ें सदा चलती हैं नेचर में। लेकिन अचानक एक निर्भया रेप केस हुआ जिसको इतना ज़्यादा उठाया गया, और उससे थोड़े समय पहले मनमोहन सिंह, राहुल गांधी को पप्पू अप्पू ये सब एक माहौल क्रिएट करने लगे थे। और फिर उसके बाद निर्भया केस जब मिला तो अचानक ही बहुत सारे संगठन जो कभी आपको नज़र नहीं आए सड़कों पे, उनके पास फंडिंग आ गई, वो सड़कों पे नज़र आने लगे। कुछ नए नेता उसमें उभर के आए, जिसमें कि हम केजरीवाल को भी कह सकते हैं। बहुत तरीके की राजनीति में उथल पुथल हुए, और वो सब माहौल ऐसा बना कि बीजेपी उस समय सत्ता में आई। मैं यहाँ पे कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि हमारे देश को जो भी चलाते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्रियों के ऊपर भी अपने तरीके के दबाव होते हैं, और अपने तरीके की पावर्स भी होती हैं कि वो चाहें तो उन दबाव से मुक्त होकर काम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह को जो था वो गद्दी हटनी पड़ी। जब उनसे गद्दी चली गई तो उसके बाद आप सब जानते हैं बीजेपी आई। अब आने के पीछे बहुत लोग अपने तरीके के मुद्दे लेके आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ईवीएम षड्यंत्र है। मैंने भी बोला है ईवीएम एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र बहुत बड़े लोगों के कंट्रोल में वो जिसको चाहे बना सकते हैं। उसकी फिर कभी और चर्चा कर लेंगे, पुराने वीडियो मेरे ईवीएम पे हैं, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो इस तरीके से
एक सरकार वो लेके आ गए, पब्लिक में माहौल बना ही दिया था, सरकार लेके आ गए। उस सरकार के बाद बहुत सारे काम हुए जो लगभग विश्व बैंक के फेवर में ही जाते हैं, जिसके बारे में भी मैं समय समय पे वीडियो में बोल चुका हूँ, जैसे कि नोटबंदी, जीएसटी का होना और भी कई तरीके के ऐसे काम जो विश्व बैंक और इन सब जो साजिश करता है इनके फेवरेबल वर्क थे, तो वो होते रहे।